हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीचिंग विद आनंद चौहान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से आप सभी को पता होगा कि अभी तक हम विकारी शब्दों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हम विकारी शब्दों में से हम संज्ञा का अध्ययन कर चुके हैं और संज्ञा का अध्ययन कर चुके हैं और सर्वनाम का अध्ययन कर चुके हैं और क्रिया का अध्ययन कर चुके हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि आज हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? विशेषण का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं। अभी तक हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे, क्योंकि ये शब्द कितने प्रकार से बनते हैं? दो प्रकार से, विकारी और अविकारी शब्द, जिसमें से अभी तक आज हम एक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो हम संज्ञा पढ़ चुके हैं और सर्वनाम पढ़ चुके हैं और क्रिया पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे विशेषण। तो आज हमारा विशेषण बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आज से आपको विशेषण पढ़ने की कभी दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार में ही सीधा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। और जैसे कि आप लोगों को फिगर में समझ में आ गया होगा कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, जिसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? विशेषण के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। विशेषण, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण को पढ़ने वाले हैं। विशेषण क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण में विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद पढ़ेंगे। और विशेषण को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हम विशेषण बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण ये क्या है? हमने आपको इसमें फिगर के थ्रू समझाना चाहा है। विशेषण, ये विशेषण की परिभाषा दी गई है ऊपर। इसकी विशेषण की ये परिभाषा है। ये क्या है? विशेषण की परिभाषा दी गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसकी हूबहू PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी विशेषण की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। कि विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण। सीधी सी बात है, आपको मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखनी है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है? वह एक सुंदर घर है। ये हमारा क्या है? घर है। तो क्या दिया गया? वह एक सुंदर घर है। तो इसमें क्या की गई? घर की क्या बताई गई है? घर की विशेषता बताई गई है। घर कैसा है? सुंदर। तो यहाँ पर ये सुंदर शब्द है, ये सुंदर शब्द क्या है हमारा? ये सुंदर शब्द हमारा विशेषण है। सुंदर शब्द हमारा क्या है? विशेषण। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर क्या है? एक विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण। वह एक सुंदर घर है। या हम कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वह लड़का सुंदर है। तो यहाँ क्या की लड़के की क्या बताई गई है? विशेषता। तो लड़का कैसा है? सुंदर है। तो यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण। आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, जो आपको भी बनाने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी SI का एग्ज़ाम हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपने इसके नोट्स अवश्य बना लेना। तो हम बात करते हैं विशेषण की, जिसकी हम आपको परिभाषा बता चुके हैं
ये हमारे नोट्स हैं, तो इसमें भी हम आपको एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। विशेषण वह विकारी शब्द, और विकारी शब्द का मतलब अब समझा ही चुका हूँ मैं पहले से ही कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, विकारी शब्द। और विकारी शब्द क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होते हैं, विशेषण। जिसमें से हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, क्रिया पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, अब हम विशेषण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, विशेषण पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। याद रखना कि जो विशेषता बताते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, तो विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है, हमारा विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा विशेष्य। और जो विशेषणों की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रविशेषण बोलते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा आगे करने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। विकारी शब्द, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जिसमें से हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, क्रिया पढ़ चुके हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, विशेषण। अब इसमें से हम आपकी क्या लिखी, शॉर्ट परिभाषा। इसको हमने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया है। आपको संज्ञा की परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना सर्वनाम की, ना विशेषण की, ना क्रिया की। सिर्फ आपको इन चीज़ों से ही समझ में आ जाएगा। देखिए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्या चला जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा अविकारी शब्द, जिसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इन दोनों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण बोलते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण बोलते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पर। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है सुंदर बगीचा, तो बगीचा हमारा क्या है, संज्ञा शब्द हमारा। और बगीचा हमारा है कैसा, सुंदर है। बगीचा कैसा है, सुंदर है। तो इसमें क्या किया गया, बगीचे की विशेषता बताई गई है, तो सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में भी जान चुके थे कि वह सुंदर घर है, तो इसमें सुंदर घर है तो घर की क्या बताएगी, विशेषता। तो सुंदर क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी दिया गया सुंदर बगीचा, यानी बगीचा कैसा है, सुंदर। तो बगीचा संज्ञा है और सुंदर क्या है, हमारा विशेषण है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, हमारा विशेष। और जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे, इस पॉइंट को आप नोट करना बहुत अच्छे से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान से समझना, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। और विशेषता किसकी बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताएंगे या सर्वनाम की बताएंगे। और जिससे विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा विशेषक होता है। और विशेषता जो बताई जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। और जो विशेष और विशेषक होते हैं ये हमारे उपमेय और उपमान भी होते हैं। क्या होते हैं, उपमेय और उपमान भी लिखा आपको मिल सकता है, जिसमें विशेष या विशेषक, उपमेय में उपमान। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पिछले पेज में भी बता चुका हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वही एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया, सुंदर बगीचा। तो सुंदर हमारा क्या है, विशेषण, और बगीचा कैसा, संज्ञा। अब इसमें हम विशेषक और विशेष को जान लेंगे कि बगीचा हमारा क्या है, विशेष्य, और सुंदर क्या है, विशेषक। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसकी विशेषता बताई जाए, तो इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है, विशेषता इसमें बगीचे की बताई जा रही है। और बगीचा है कैसा, सुंदर है, तो सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, विशेषक हो जाएगा। तो विशेषण हमारा, वो हमारा विशेषण के हिसाब से हो गया, और ये हमारा विशेष और विशेषक के हिसाब से हो गया। तो हमारा सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण विशेषक, और संज्ञा बगीचा हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा विशेष। आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं प्रविशेषण की। किसकी बात करते हैं? प्रविशेषण की। अब बात करने वाले हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण बता ही चुका हूँ आपको, कोई इसमें कठिन शब्द तो है नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रविशेषण जो विशेषणों की विशेषता बताई वह प्रविशेषण होता है। क्या कहलाते हैं? उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो वह कैसा दौड़ता है? दौड़ना ये हमारे क्या हो गई? ये दौड़ना हमारी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। दौड़ना क्या हमारी क्रिया है। और वह कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यानी इसमें क्या हो रहा है? दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है। वह यानी वह कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। जो विशेषता, जो क्रिया की विशेषता बताता है वह क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर तेज क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण। और वह कैसा तेज दौड़ता है? यानी बहुत तेज दौड़ता है। तो यानी इसमें तेज की भी विशेषता बताई देगी, यानी तेज की यानी विशेषण की भी विशेषता, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। जैसे कि ये मैंने आपको दिया है इसलिए क्योंकि यह तेज की विशेषता बता रहा है। जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? तेज की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता? तेज की विशेषता बताई जा रही है। तो वह कैसा दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा प्रविशेषण। अब जैसे सीता अत्यंत सुंदर है। सीता अत्यंत सुंदर है यानी सीता तुम्हारी करता है, तो सीता कैसी है? अत्यंत सुंदर है। तो सुंदर तुम्हारा विशेषण है। तो अब जो विशेषण की भी विशेषता बता दी, यानी बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। तो यानी अत्यंत सुंदर है, इसका मतलब इसने विशेषण की भी विशेषता बताई दी। तो यहाँ पर अत्यंत हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण, और सुंदर हमारा हो जाएगा विशेषण। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। आप कहोगे 5 प्रकार होते हैं, हमने तो बुक में 4 प्रकार भी देखे हैं। तो देखिएगा कि कुछ बुक में 4 प्रकार भी दिए गए हैं और कुछ बुक में 5 प्रकार भी दिए गए हैं। तो आपको यदि एग्ज़ाम में यदि पूछा जाए कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको विशेषण में केवल और केवल 5 प्रकार ही लगाकर आना है। तो जिसमें से हमारा पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। और पांचवा हमारा कौन सा हो जाएगा? और हमारा पांचवा कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? व्यक्ति, एक मिनट, पांचवा हमारा कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। और यदि आपको जहाँ पर भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। विशेषण के प्रकार। जैसा कि मैं आपको बताया है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, नहीं आप कहो कि सार्वनामिक क्या होता है, संकेत क्या होता है। यानी सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। और पांचवा हमारा होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसके बारे में अभी हम चर्चा नेक्स्ट पेज पर करने वाले हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक और सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक क्या क्या होते हैं। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में वीडियो को समाप्त होने के बाद आप ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, और आप हमने अपना सुझाव दीजिएगा, जिससे हम आप लोगों के लिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए हम तैयार कर सकें। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। गुणवाचक विशेषण।
क्या है हमारा गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों में हम किसी संज्ञा शब्द के गुण, रंग, दोष, रूप, आकार या दशा, भाव इत्यादि का पता चले वहाँ पर क्या होता है गुणवाचक विशेषण होता है। ये इसकी परिभाषा दी गई है। तुम लिख सकते हैं कि जिन विशेषण शब्दों में हमें किसी संज्ञा शब्द के गुण, दोष, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, आकार यानी उसकी दशा यानी उसके मन के भाव कैसे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ये हमारा दिया गया है, एग्जाम्पल का हम थ्रू समझेंगे कि शाहरुख खान एक कुशल अभिनेता हैं। शाहरुख खान, ये देखो शाहरुख खान का इमेज भी दिया गया है। तो शाहरुख खान एक कुशल अभिनेता हैं। तो यहाँ पर जो कुशल शब्द है, ये देखो कुशल के नीचे अंडरलाइन आपको दिख रही होगी। तो ये कुशल शब्द क्या है, तो कुशल शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी शाहरुख खान का क्या बता रहा है इसमें, शाहरुख खान का शाहरुख खान का गुण बताया जा रहा है। यानी शाहरुख खान कैसे हैं, कुशल हैं, यानी कुशल अभिनेता हैं। तो यहाँ पर कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर कुशल शब्द क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। यानी उसमें क्या बताई जा रही है, शाहरुख खान की विशेषता बताई जा रही है कि उसके गुण कैसे हैं। तो कैसा है गुण, कुशल है। तो आपको एग्जाम में एग्जामिनर इस तरह से वाक्य आपको लिखा मिलेगा कि शाहरुख खान एक कुशल, और कुशल के नीचे आपको अंडरलाइन मिलेगी और अभिनेता है। तो पूछेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो जिसमें से आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो जैसे कि आप याद रख सकते हैं कि दोष, रंग, रूप, आकार, किसी दशा या भाव, यानी शाहरुख खान क्या है गुणवाचक विशेषण है। सीधी सी बात है, आपको वाक्य को जब अंदर से आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वाक्य कहना क्या चाहता है। तो शाहरुख खान एक कुशल अभिनेता है, तो कुशल इसमें क्या है, शाहरुख खान के गुण बताए जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये मेरे हाथों से लिखा हुआ नोट्स है। जैसा कि मैं आपको हर चीज़ आपको दोहरा कर पढ़ा रहा हूँ, एक नहीं 2-2 बार। आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा का भाव का बोध कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे ईमानदार बालक, यानी बालक कैसा है ईमानदार, यानी इसमें क्या बताया जा रहा है बालक के गुण बताए जा रहे हैं। काला कागज, कागज कैसा है काला है, तो यानी इसमें क्या है कागज की क्या बताई गई है विशेषता बताई गई है, तो कागज हमारा कैसा है काला है। मोटा आदमी, आदमी कैसा है मोटा है, यानी आदमी की क्या बताई गई इसमें विशेषता है, तो मोटा इसमें क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मेज कैसी है गोल, गोल मेज, मेज कैसी है गोल। नया पुराना, नुकीला, सुडौल आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे क्या हैं गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण की हम पहचान कैसे करते हैं, इसकी पहचान के लिए कैसा, कैसी, कैसे, यानी कैसे शब्द का यूज कर सकते हैं समझने के लिए। इससे वाक्य हमारा सरल हो जाता है और हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वाक्य में कौन सा विशेषण है। जैसे कि ईमानदार बालक, तो हम कैसे प्रश्न बना लेंगे कैसा बालक है, यानी बालक कैसा है, तो बालक कैसा है बालक ईमानदार है। तो हमें उसका ईमानदारी का गुण पता पड़ गया तो हम बता देंगे गुणवाचक विशेषण है। अब जैसे कागज, कागज कैसा है कागज काला है, तो यानी ऐसे करके हम भी प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, मेज कैसी है, कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न बना लेंगे, तो मेज कैसी है मेज गोल है, तो हमें पता पड़ गया कि मेज की इसमें विशेषता बताई जा रही है। तो मेज कैसी है गोल है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें आकृति, आकार या दशा का बोध होता है कौन सा होता है गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें मेज का गुण बताया जा रहा है मेज कैसी है गोल है, तो हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 हमारा क्या है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 हमारा क्या है संख्यावाचक विशेषण। आपको पढ़ने में ही समझ में आ रहा होगा, इसमें संख्या की ही बात की गई होगी, जिसमें किसकी बात की गई हो संख्या की बात की गई हो। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वहाँ पर क्या होता है संख्यावाचक विशेषण होता है। और संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसके बारे में हम आपको और गहराई से अध्ययन कराएंगे। अभी हम बात करते हैं केवल और केवल संख्यावाचक विशेषण की बारे में। ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है संख्यावाचक विशेषण का, जिसमें दिया है कि 2 पुलिस वालों ने मिलकर चोर को पकड़ा। 2 पुलिस वालों ने चोर को पकड़ा।
तो यहाँ पर दो शब्द संख्या के अनुसार विशेषण बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या एक संख्यावाचक विशेषण है। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि दो यानी कैसी है, निश्चित है। तो यह निश्चित है तो हम गिन सकते हैं। जो चीज़ हम गिन सकते हैं यानी जिस चीज़ को हम काउंटिंग कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक। और जिस कि हम गिनती नहीं कर सकते यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसमें हमें संख्या का मालूम ही ना हो कि कितनी संख्या है, वहाँ पर क्या होती है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। तो इसमें हमें संख्या दी गई है, पुलिस वाले कितने हैं, 2 हैं, 2 पुलिस वालों ने चोर को पकड़ा तो 2 हैं, तो सीधी सी बात है कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये हम पिछली पेज पर पढ़कर आए हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ये कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकारों का, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जिसमें संख्या निश्चित होती है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और जिसमें संख्या अनिश्चित होती है यानी हमें संख्या पता ही ना हो वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर कि निश्चित संख्यावाचक क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और अनिश्चित संख्यावाचक और उसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक, इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें किसका बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या कौन सी होती है हमारी, जैसे 10 लड़के, तो लड़कों को हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हम काउंट कर सकते हैं। लड़के कितने हैं, 10। अब 50 रुपये, हम रुपए को भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि रुपए की इसमें संख्या बताई गई है ना, 50 रुपये। तो 50 रुपये यानी सीधी सी बात है निश्चित संख्यावाचक यानी निश्चित ही 50 रुपये हैं। 20 आदमी, आदमी कितने, 20 आदमी को हम काउंट कर सकते हैं। 10 पेन, हम पेन को भी काउंट कर सकते हैं। यानी जहाँ पर हमें कोई एक निश्चित संख्या दे दी जाए वहाँ पर क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक होता है। और इसके भी प्रयोग हम कई प्रकार से भी करते हैं। जैसे इसके कई भेद हैं, जैसे पूर्णांकवाचक, पूर्णांकवाचक को हम गणनावाचक विशेषण भी बोलते हैं। अपूर्णांकवाचक होता है, एक क्रमवाचक होता है हमारा, आवृत्तिवाचक होता है, समूह या समुदायवाचक होता है, और प्रत्येक बोधक होता है। अब इसके बारे में हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं बहुत ही गहराई से। अब जैसे पूर्णांकवाचक की हम बात करते हैं कि पूर्णांकवाचक और ये गणनावाचक एक ही होती है, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्णांकवाचक और अपूर्णांकवाचक, गणनावाचक के बारे में जानेंगे। अब पूर्णांकवाचक और गणनावाचक क्या होती है, इसमें आपको किस प्रकार शब्द, इसमें 1 2 4 8, 1 2 4 8, आपको यदि इसमें इस टाइप के शब्द मिल जाएं, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, वहाँ पर क्या हो गई, पूर्णांकवाचक। इसमें क्या होनी है, गिनती के जो शब्द मिल जाते हैं, जैसे 1 2 4 8, इसमें क्या किसकी संख्या मिलेगी, आपको गिनती की संख्या मिलेगी। किसकी संख्या मिलेगी, गिनती की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती, इन्फिनिटिव तक जितनी भी गिनती हो वो सभी क्या होती है, हमारी पूर्णांकवाचक होती है। अब बात करते हैं तो अपूर्णांकवाचक क्या होता है। अपूर्णांकवाचक क्या होता है, आधा, पौन, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, है ना, 3.25, तो ये सभी क्या है, हमारे अपूर्णांकवाचक है। जिसमें आपको आधा, पौन, सवा और 1.5, 2.5, 2.5 को लोग 2.5 भी बोल देते हैं, तो क्या होता है ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, अपूर्णांकवाचक। अब बात करते हैं क्रमवाचक। क्रमवाचक से आप समझ रहे होंगे कि जिसमें क्रमानुसार लिखा हो, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी हमारे क्रमवाचक हो जाते हैं। अब बात करते हैं आवृत्तिवाचक। इससे भी आप समझ रहे हो जिसमें आवृत्ति हो, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, ये सभी क्या है, यानी आवृत्ति में चलते हैं। ये सभी किस कौन से विशेषण होते हैं, हमारे आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। अब बात करते हैं समूह, यानी जो समूह में हो, जैसे दोनों मिलकर, तीनों, चारों, सभी, आठों मिलकर, यानी ये सभी क्या है, दोनों, तीनों, चारों, या सभी शब्द भी मिल जाए, आठों, 20, 50, हज़ारों, ये सभी क्या है, ये उनका क्या बता रहा है, ये समूह का बोध कराता है। तो जब ये समूह का बोध कराता है ये क्या हो जाएगा, हमारा समूहवाचक, और समूह को हम समुदायवाचक भी बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक से आप समझ रहे होंगे जिसमें प्रतिधन एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, हमारा प्रतिधन एक। संधि विच्छेद के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं, हम आपको
पूर्ण हिंदी पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज। जैसा जैसा हमको टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम आपको वीडियो डाल दिया करेंगे, तो जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अब बात करते हैं प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक क्या होता है? जैसे हमारा प्रति, प्रत्येक, एक एक, हर एक, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं? प्रत्येक बोधक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में। अभी तक हम निश्चित संख्यावाचक को समझ चुके हैं, अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक की। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं? इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है? इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। वह क्या कहलाती है? हमारी अनिश्चित संख्यावाचक कहलाती हैं। इसके कुछ ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कुछ आदमी चले गए। अब भैया हमें क्या पता कितने आदमी चले गए, यानी कुछ आदमी चले गए, यानी हमें उनकी क्या संख्या पता नहीं है। तो जब हमें संख्या पता नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, यानी कई लोग आए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कि कई लोग आए थे। अब कई लोग आए थे भैया, पता नहीं कितने लोग आए हों, 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, हज़ारों, यानी हमें उनकी संख्या तो पता नहीं है। यानी कई लोग आए थे, यानी सीधी सी बात है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। सब कुछ समाप्त हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कितना समाप्त हो गया? कितना समाप्त हो गया? तो आप बता नहीं पाओगे कितना समाप्त। आपने कहा कि नहीं सब कुछ समाप्त हो गया, तो सब कुछ ये भी क्या है? कोई निश्चित नहीं है कि कितना है, यानी ये भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब बात करने वाले हैं हम अपने नंबर 3 नंबर पर। कौन सा है हमारा? परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण का संबंध किससे होता है? हमारा क्वांटिटी से। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? नाप और तौल से। किससे होता है? हमारा नाप तौल से। हाँ, तीसरा नंबर है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने तीसरे नंबर पे, परिमाणवाचक विशेषण पर। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परमाणु को हम क्वांटिटी बोलते हैं, तो क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रा। तो मात्रा की बात करते हैं, वह क्या मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, परिमाणवाचक क्या होता है? जिसमें क्वांटिटी, भार, माप तौल की बात की जाए। किसकी बात की जाए? माप तौल की, मापने नापने की बात की जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसा संख्यावाचक में मैंने आपको बताया अभी। तो अब बात करते हैं परिमाणवाचक में। सेम वैसा यहाँ पर भी होता है। उसमें होता था संख्या से रिलेटेड, इसमें होता है नाप तौल से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं हम। 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता, 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो है, ये कोई, हम इसको क्या करते हैं? नापते ही तो हैं मीटर में, तो क्या करते हैं? इसको मापते हैं। तो 5 किलोमीटर, तो इसे यानी इसका क्या बताएगी? यानी इसकी क्वांटिटी बताई गई है, यानी वह कितनी मतलब दूर है सड़क, 5 किलोमीटर लंबा रास्ता है, या 5 किलोमीटर दूरी सड़क की बताई जा रही है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर जो शब्द है, यानी परिमाण, यानी किससे रिलेटेड? नापने से। तो जो नाप से है, यानी क्या बताई जा रही है? यहाँ पर उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, यानी 10 लीटर तेल, तो तेल कैसा है? 10 लीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और कौन सा परिमाणवाचक हो जाएगा? आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा? 10 लीटर तेल, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण तो है ही, पर यह कौन सा है? यानी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और जैसे मैं आपसे कह दूँ कि 50 किलो सेव, 50 किलो सेव, यानी सेव के क्या होगा? तौल के ही तो देगा वो आपको। 50 किलो सेव, यानी मैंने आपको क्या बताई? संख्या निश्चित दे दी है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। आपको बता ही चुका हूँ, जिसमें जो विशेषण मात्रा, माप, तौल, वजन का बोध कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे 10 किलो घी, 10 किलो घी, 5 लीटर दूध, यानी इसकी क्या बताई गई? संख्या निश्चित बताई जा रही है, तो क्या है?
निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है, यानी संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें मापने और तौलने की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपको बता चुका हूँ कि निश्चित प्रमाणवाचक और अनिश्चित। और निश्चित प्रमाणवाचक के एग्जाम्पल भी बता चुके हैं। 10 किलो गेहूँ, 20 किलो तेल, 50 किलो चावल, 10 किलो सेव, 2 किलो आम, 4 किलो आलू, 5 किलो टमाटर। ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, यानी जिसकी संख्या निश्चित हो और जो नापने तौलने से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर हमारा निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण हो जाता है। अब बात करते हैं अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण की। तो जैसे बहुत घी में से कोई, जैसे मान के चलो दुकान पर गया, या मान के चलो जैसे राशन लेने गया, तो राशन में मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने गेहूँ दिया, ठीक है, मैंने आपसे पूछा गेहूँ कितना दिया, उसने कहा कुछ किलो गेहूँ दिया है उसने, यानी कुछ किलो क्या हो गया, या फिर कुछ किलो, आपको कोई उसकी संख्या पता नहीं है कि इसमें 10 किलो है कि 50 किलो है कि 20 किलो है। तो यानी आपको क्या है, मात्रा आपकी उसकी पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा दूध दे दो, तो यहाँ पर थोड़ा दूध क्या हो जाएगा, यानी थोड़ा दूध दे दो। तो यानी हमें इसकी भी पता नहीं कि भैया 1 लीटर है कि 2 लीटर है कि आधा लीटर है, तो यानी इसकी भी हमें मात्रा पता नहीं है, यानी कुछ दूध दे दो, यानी क्या हो जाएगी, अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके कुछ और उदाहरण हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे बहुत पानी, तो बहुत पानी को हम क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं ना, अर्थात क्या हो जाएगा, अनिश्चित प्रमाणवाचक, यानी बहुत पानी है। अब पानी भी पता नहीं कितना है, कि 10 लीटर है कि 20 लीटर पानी, यानी बहुत पानी है। समुद्र भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है, तालाब भी हो सकती है, ठीक है, यानी पानी कैसा बहुत है, यानी अनिश्चित प्रमाणवाचक है। और परिमाणवाचक इसलिए आया क्योंकि हम पानी को तौल सकते हैं कि नहीं, लीटर में। अब बात करते हैं कि बहुत बालक थे, यानी हम बालक को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब इससे आपको क्या पता चल जाएगा, जानते हो, आपको इससे समझ में आएगा कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में डिफरेंट क्या होता है। अब जैसे पानी को हम तौल सकते थे, पानी को गिन नहीं सकते हैं, पानी को गिन नहीं सकते कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ये नहीं, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, यानी उसकी हम मात्रा की माप तौल कर सकते हैं, तो वहाँ पर होता है परिमाणवाचक। और जिस चीज़ को हम गिनते हैं वहाँ पर होता है संख्यावाचक। इसी के थ्रू मैंने आपको इन 2 एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे बहुत पानी को हम तौल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित प्रमाणवाचक। अब कह दूँ कि बहुत बालक थे, तो बहुत बालक थे, यानी बालक को गिन सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हम बालकों को गिन सकते हैं। अब मैं कह दूँ कि जैसे कुछ बालक थे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बालक को गिन सकते हैं, यानी क्या हो जाएगी, कुछ बालक थे, यानी अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं अपने 5 नंबर पॉइंट पर, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, इसी को हम बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा पर, कि सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ आते हैं और सर्वनाम में ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और क्योंकि ऐसे शब्द संज्ञा की ही विशेषता बताते हैं। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये हम आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा देंगे, इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि यह मेरा विद्यालय है। अब जैसे मान के चलो, मैं आपको एक वाक्य और दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, यह विद्यालय मेरा है। अब आप हमें ये बताइए, इसमें इन दोनों वाक्यों में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण है और कौन सा संकेतवाचक विशेषण है। यह विद्यालय मेरा है और यह मेरा विद्यालय है। बताइए, वाक्य में कोई अंतर है या कोई अंतर नहीं है, आप हमें ये बताएं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करता हूँ कि यह विद्यालय मेरा है और यह मेरा विद्यालय। पहले जानते हैं यह मेरा विद्यालय है को, पहले हम बात करते हैं इसकी। यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा, ये देखो ये क्या हमारा, ये विद्यालय दिया गया है, यह विद्यालय मेरा है, सॉरी यह मेरा विद्यालय है। तो यानी जैसे मान के चलो, जैसे 2 लोग हैं, उनसे मैं अपने मित्र से बोला कि यह मेरा विद्यालय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको वाक्य पढ़ने से ही लग रहा होगा कि यानी वह क्या कर रहा है, हमको संकेत दे रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। और यदि मैं कह दूं कि यह विद्यालय मेरा है, तो यह विद्यालय मेरा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। वाक्य में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। हम लोगों को बोलने में थोड़ा अंतर समझ में आता है, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमको बोलने में लगता है कि ये दोनों वाक्य में अंतर होता है, ठीक है, हालांकि इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तभी तो हम सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण दोनों को एक ही मान रहे हैं, ठीक है। अब ये इसमें क्या हो रहा है कि यह विद्यालय मेरा है, यह विद्यालय, तो इसमें क्या यह किसकी बता रहा है, यह मेरा विद्यालय है, यह विद्यालय मेरा है। तो यानी इसमें यह विद्यालय मेरा है और यहाँ पर कह दिया कि यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया कि मेरा शब्द क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर ये मेरा और ये मेरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संकेत भी दे रहा है, यह मेरा विद्यालय है, यानी संकेतवाचक विशेषण। और यह विद्यालय मेरा है, यह विद्यालय मेरा है, ये सार्वनामिक विशेषण। तभी तो हम बोलते हैं कि सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। हम आपको वही चीज़ आपको दोबारा पढ़ाने का भी प्रयास करते हैं कि जिससे मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकूं। अब बात करते हैं संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण पर। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त सर्वनाम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। और जो संकेत का बोध कराते हैं, यानी आपको संकेत यानी इशारा का बोध कराते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमारा संकेतवाचक विशेषण होता है। देखो मैंने आपको उसमें भी बताया था विद्यालय, इसमें पुस्तक से रिलेटेड आया। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक क्या है, मेरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और यह मेरी पुस्तक है, यह पर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण है। इसमें अंतर मिलता है थोड़ा, ठीक है। अब जिसमें यह पुस्तक, यह का संबंध पुस्तक से बता दिया, यानी यह पुस्तक, और यह मेरी पुस्तक, यहाँ पर पुस्तक को मेरी के बाद बताया गया है ना, मैं मेरी पुस्तक। तो पुस्तक हमारी जो शब्द क्या हो जाएगी, हमारी सांकेतिक संज्ञा है। और यह पुस्तक यानी पुस्तक की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। और यहाँ पर पुस्तक को ही बता दिया कि यह पुस्तक मेरी है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, पुस्तक को अपनी ओर आपकी ओर संकेत कर रहा है, यानी यह मेरी पुस्तक है। तो क्या हो रहा है, संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर पुस्तक हमारी क्या हो जाती है, सांकेतिक संज्ञा, और वाक्य हमारा क्या हो जाता है, संकेतवाचक विशेषण। अब यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, यह क्या हो जाएगी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक आप कहोगे क्या होता है, अब कह दूँ कि यह पुस्तक है, यह पेन है, यह गिलास है, यह प्लेट है, यह मेज़ है, यह गाड़ी है, यानी क्या हो जाएगा, यानी निश्चित ही वह है। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह गाड़ी है, तो गाड़ी है, यानी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। यदि आप लोगों को कम समझ में आ रहा हो तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं हम अपने व्यक्तिवाचक विशेषण। पांचवा हमारा कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। हम इसमें जानेंगे कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। अब व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना ही क्या कहलाता है, हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना ही क्या कहलाता है, हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा शब्द विशेषण बनाना ही व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। और इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि संज्ञा के द्वारा बनकर विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। ये हम इसको दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इसको सीधे बोल सकते हैं कि संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना ही क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे इसमें कौन सा विशेषण है हमारा व्यक्तिवाचक। जैसे धर्म हमारे क्या है, संज्ञा है ना, तो धर्म से हम क्या बना सकते हैं, धर्म से बन जाता है हमारा धार्मिक। क्या बन जाता है, धार्मिक। समाज से सामाजिक, जयपुर से जयपुरी, राजस्थान से राजस्थानी। जैसे जयपुर से जयपुरी, राजस्थान से राजस्थानी। यानी इसमें
क्या होता है कि संज्ञा शब्द मिलते हैं और उसमें संज्ञा शब्द से जिसका हम विशेषण बना देते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे मारवाड़ से क्या बन जाता है, हमारी मारवाड़ी। बिहार से हमारा क्या बन जाएगा, बिहारी। कानपुर से हमारी क्या बन जाएगी, कनपुरिया। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ये कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने दिए हैं व्यक्तिवाचक विशेषण से संबंधित। देखो लिखा है कि जो शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा बनते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछली भी परिभाषा में समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, लखनऊ से क्या बन जाती है हमारी, लखनवी बन जाती है। क्या बन जाती है हमारी, लखनवी बन जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको आज आसानी से समझ में आ जाएगा। और गुजरात से क्या बन जाती है हमारी, गुजराती बन जाती है। बनारस से बनारसी, जोधपुर से जोधपुरी, इलाहाबाद से इलाहाबादी और राजस्थान से राजस्थानी। अब जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे जयपुर से क्या बन जाएगी हमारी, जयपुर से हमारी क्या बन जाएगी, जयपुरी। क्या बन जाएगी, जयपुरी। मारवाड़ से मारवाड़ी। तो ये सभी क्या हैं, हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब आगे हम बात करने वाले हैं विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आप बता देंगे कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, 3 अवस्थाएं होती हैं। और 3 अवस्थाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, जानते हैं। पहली होती है हमारी मूलावस्था। कौन सी होती है हमारी, पहली मूलावस्था होती है। और दूसरी हमारी कौन सी हो जाती है, उत्तरावस्था। और तीसरी हो जाएगी हमारी उत्तमावस्था। पहली हो जाएगी हमारी मूलावस्था, दूसरी हो जाएगी हमारी उत्तरावस्था और तीसरी हो जाएगी हमारी उत्तमावस्था। अब हम बात करेंगे मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है और उत्तमावस्था क्या होती है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। बस आपको याद रखना है कि विशेषण की अवस्था कितने प्रकार की होती है, विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब हाँ, एक बात और आप याद रखना, जैसा कि बता चुका हूँ विशेषण की अवस्थाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पहली बता चुका हूँ मूलावस्था, और मूलावस्था दूसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको, उत्तरावस्था बताई थी। उत्तरावस्था को हम मध्यमावस्था भी बोलते हैं और तुलनावस्था भी बोल सकते हैं। और ये तीसरी हमारी है उत्तमावस्था। याद रखना, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। हम उत्तरावस्था को मध्यमावस्था और तुलनावस्था भी बोल सकते हैं। इसमें आप कन्फ्यूजन मत होना कि आप कहोगे मध्यमावस्था और तुलनावस्था क्या होता है। तो मध्यमावस्था और तुलनावस्था ये सभी उत्तरावस्था के नाम हैं। तो आपको इस दोनों को ध्यान में रखकर चलना है। एग्जाम में आपको मध्यमा भी दे सकता है और तुलनावस्था भी दे सकता है और उत्तरा भी दे सकता है। तो आप इसको ध्यान से समझना। अब बात करते हैं इनके बारे में। अब बात करते हैं मूलावस्था। जैसा कि पहला नंबर हमारा कौन सा है, मूलावस्था का। अब मूलावस्था क्या होती है, मूलावस्था क्या होती है हमारी, इस मूल अवस्था में क्या होता है कि इसमें विशेषण शब्द जो होता है हमारा, जो हमारा विशेषण शब्द होता है मूल रूप से होता है और इसमें कोई अन्य संज्ञा सर्वनाम की कोई भी तुलना नहीं होती है। इसमें कोई भी संज्ञा सर्वनाम की तुलना नहीं होती है और विशेषण शब्द मूल रूप से होता है। तो परिभाषा में लिख सकते हैं कि अन्य संज्ञा सर्वनाम की कोई तुलना ना हो तथा विशेषण शब्द मूल रूप से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूलावस्था बोलते हैं। जैसे कि राम होशियार है, एग्जाम्पल दिया गया कि राम होशियार है, और एक एग्जाम्पल दिया गया कि मोहन चालाक है। यानी हम कह सकते हैं कि राम की तुलना किसी से की गई है। अगर जैसे मैं कह दूं कि राम होशियार है, तो मैंने राम की तुलना किसी से भी नहीं की है, ना ही संज्ञा से, ना ही किसी सर्वनाम से राम की तुलना की है। जब मैंने तुलना ही नहीं की है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी मूलावस्था। यानी जिसमें तुलना ना की जाए
वहाँ पर क्या होती है मूलावस्था, और जिसमें तुलना होती है उसके बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। और जिसमें तुलना होती है वो हमारी होती है हमारी उत्तरावस्था, और जिसमें तुलना नहीं होती है वह हमारी होती है मूलावस्था। और मैं आपको बता दूं, आपको सीधा मेन पॉइंट बस यही याद रखना है कि जिसमें तुलना नहीं की जाती है, जिसमें किसी भी संज्ञा सर्वनाम की तुलना ना हो, वहाँ पर क्या होता है हमारा मूलावस्था होती है। जैसे कि राम होशियार है, और दूसरा ले लेता हूँ मोहन चालाक है, यानी मोहन की तुलना मैंने किसी से भी नहीं की है, यानी मोहन अकेला ही है जो मोहन कैसा है, चालाक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी मूलावस्था। आशा करता हूँ कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको समझ में आया होगा, आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। अब बात करते हैं अब अपनी नंबर 2 पर, और नंबर 2 हमारा कौन सा है, हमारा उत्तरावस्था। अब बात करते हैं कि उत्तरावस्था क्या होती है। उत्तरावस्था में मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसमें परस्पर तुलना हो जाती है वहाँ पर क्या हो जाती है, उत्तरावस्था हो जाती है, यानी मध्यमावस्था या तुलनावस्था भी बोल सकते हैं। जो दो संज्ञा सर्वनाम में परस्पर तुलना हो, इसमें तुलना हो और इसमें तुलना ना हो, वहाँ पर क्या होती है, उत्तरावस्था होती है। और उत्तरावस्था में देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी। या तो विशेषण शब्द से ठीक पहले से, इसको याद रखना, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। किसको, इस से को। यहाँ पर मैं थोड़ा हाईलाइट किए दे रहा हूँ इसको, इस से को याद रखना है आपको, ठीक है। या तो विशेषण शब्द से ठीक पहले से पद लिखा हो, या फिर विशेषण के साथ तर, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको भी मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। या तो विशेषण शब्द से ठीक पहले से पद लिखा हो, या फिर विशेषण के साथ तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, वहाँ पर कौन सी अवस्था हो जाती है हमारी, उत्तरावस्था या मध्यमावस्था या तुलनावस्था हो जाती है। जैसे उच्च, उच्च का मतलब क्या होता है, उच्च हमारी क्या है, मूलावस्था यानी उच्च। अब मैं कह दूँ से ऊंचा, या कह दूँ उच्चतर, उच्च से उच्चतर भी हम कह सकते हैं। जैसे उच्च से हम उच्चतर भी कह सकते हैं, और उच्च से हम उच्चतम भी कह सकते हैं। यदि मैं तम लगा दूंगा तो वहाँ पर कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तमावस्था, यानी तीसरे नंबर की अवस्था हो जाएगी। हमें तम अभी नहीं लगाना है, जिसके बारे में हम चर्चा भी आगे करने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तरावस्था की। यदि इसमें तर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हमारी कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तरावस्था। यदि इसमें विशेषण के साथ से लगा दिया जाए, विशेषण से पहले, से ऊंचा, से बड़ा, ठीक है, से छोटा, तो ये यदि विशेषण से पहले लगा दिया जाए तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हमारी उत्तरावस्था हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर उत्तमावस्था के बारे में। अब बात करते हैं उत्तमावस्था की। उत्तमावस्था क्या होती है, जिसमें एक की तुलना सभी से हो, एक की तुलना सभी से हो। इसके भी 2 नियम बताए हैं मैंने आपको, इसके भी आप 2 नियम याद रख लेना। या तो विशेषण शब्द से पहले, विशेषण शब्द से ठीक पहले सबसे, इसको भी मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। और यहाँ पर तम, ठीक है। या तो विशेषण शब्द से ठीक पहले सबसे पद लिखा हो, या फिर विशेषण के साथ तम प्रत्यय जोड़ दिया जाए। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो अंत में जुड़ता है, और उपसर्ग क्या होता है, जो आगे लगता है। और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम भी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विशेषण की। तो क्या है, या फिर विशेषण के साथ यदि मैं तम प्रत्यय जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तमावस्था हो जाएगी। और यदि तम प्रत्यय ना लगाकर यदि हम उसमें सबसे यानी विशेषण से पहले सबसे पद यदि मैं लगा दूं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे मैं देख लूं, जैसे ऊंचा शब्द ले लेता हूं। जैसे ऊंचा, मैंने एक शब्द लिया यहाँ पे ऊंचा, तो ऊंचा यहाँ पर क्या है, हमारा ऊंचा हमारा क्या है, मूलावस्था है। यानी ऊंचा, यानी यहाँ पर किसी की भी तुलना नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऊंचा है क्या है, मूलावस्था है।
अब यदि मैं यहाँ पर कर दूँ सबसे ऊंचा, यदि मैं यहाँ पर कर दूँ सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, उत्तम अवस्था का के बारे में बता रहा है। और यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ ऊंचा का उच्चतम, सॉरी उच्चतम नहीं होगा इसका, वो हो जाएगा उच्च का हो जाएगा उच्चतर और उच्चतम। ऊंचा का उच्चतम नहीं होगा, वह उच्च का उच्चतम हो जाएगा। तो जब यहाँ पर इस प्रकार का यदि आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ दे कि ऊंचा का उत्तम अवस्था क्या होगा, तो ऊंचा में उच्चतम यदि आपको दे, उच्चतम दे दे, तो आप ऊंचा का उच्चतम मत लगाना, आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि उच्चतम किसका होता है, उच्च का होता है। ऊंचा का उच्चतम नहीं होगा, उच्च का उच्चतम हो जाएगा। तो ऊंचा का तम से तो बनेगा नहीं, तो वहाँ पर तब हम किसका यूज करेंगे, सबसे पद का, यानी सबसे ऊंचा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे ऊंचा है, तब हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये उत्तमावस्था बन जाएगी। और ये हमारी क्या है, ये हमारी मूलावस्था है। कौन सी अवस्था है, ये हमारी मूलावस्था है। और सबसे ऊंचा ये कौन सी हो जाएगी, हमारी उत्तमावस्था। कौन सी हो जाएगी, उत्तमावस्था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में भी आपके सामने और एग्जाम्पल्स लाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसके नोट्स अच्छे से बना लेना बढ़िया कॉपी में, तो और उसका रिवीजन करते रहिएगा। और आपके पास, सभी के पास ज़्यादातर ल्यूसेंट की बुक होगी। और यदि आप लोगों के पास ल्यूसेंट की बुक नहीं है, तो आप हमारे रोजगार विद अंकित सर की हिंदी की बुक आ चुकी है, जो स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, और दुकान पर भी आपको मिल जाएगी। अब तो वो सभी जगह अवेलेबल हो गई है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उसका कंटेंट दिया गया, उन्होंने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किया है। वह स्पेशल आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही आपके लिए बेस्ट होगी। बहुत अच्छी बुक है। आप यदि वो बुक ले लेते हैं, तो आपकी हिंदी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो आप यहाँ से वीडियो भी देख लेते हैं, और वहाँ से आप उस किताब से आप अपना प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। उस किताब की खास बात यह है कि उसमें बिल्कुल सरल भाषा में दिया गया, उसमें आपके प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स, 100, 150, 200, एक चैप्टर से 100, 150, 200, 80, 90 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और ल्यूसेंट में प्रॉब्लम जानते हो क्या है, ल्यूसेंट में सिर्फ एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उसमें एग्जाम्पल्स बहुत ही कम देते हैं, 30, 40, 50, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी से नहीं हो पाती है। तो और जो हमारी रोजगार विद अंकित सर की जो बुक आई है, उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत ही प्रश्न दिए गए हैं, जिससे आपकी हिंदी बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप बुक फ्लिपकार्ट से परचेज कर लेना, और दुकान पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने बात करते हैं, अपने इस टॉपिक पर बात करते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स लाया हूँ, तो जिससे आपको मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के बारे में विभेद पता पड़ जाएगा कि इसमें क्या अंतर होता है और क्या अंतर नहीं होता है। अब देखिए, एक साइड आप लिख लीजिएगा मूलावस्था, और एक तरफ लिखना उत्तरावस्था, और एक साइड लिखना उत्तमावस्था। अब बात जैसे उच्च शब्द है, उच्च शब्द से हम क्या बना सकते हैं, उच्च का उच्चतर बना सकते हैं, उच्चतर से उच्चतम बना दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, उच्च का उच्चतम होता है, कभी भी ऊंचा का उच्चतम मत करना, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में अंतर क्या है। ये बिल्कुल आपको शॉर्ट परिभाषा, आपको परिभाषा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो मैं आपको पिछला बता चुका हूँ। बस आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, एक बार इस चार्ट को समझ लीजिए कि इसमें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। आपको यहीं से मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में अंतर और उसकी परिभाषा सब रट जाएंगी। मूलावस्था में क्या होता है, कोई तुलना नहीं होती है। मूलावस्था में कोई तुलना नहीं होती है, और उत्तरावस्था में 2 में तुलना होती है, उत्तमावस्था में सबसे तुलना होती है। ठीक है, यह
मूल रूप में होती है और इसे मूल रूप में होती है जैसे निम्न, लघु, अच्छा, श्रेष्ठ, यानी इसमें कोई तुलना और किसी से अंतर नहीं होता है, यानी क्या होती है, मूल रूप में होती है। और उत्तरम अवस्था में से विशेषण या तर लगा देते हैं, इसमें सबसे विशेषण या तम लगा देते हैं, तम यानी प्रत्यय अंत में लगा देते हैं बस। जैसे निम्न है, लघु है, अच्छा, श्रेष्ठ, तो ये सभी क्या मूलावस्था है। अब निम्न से हम क्या बना सकते हैं, निम्नतर भी बना सकते हैं और से निम्न भी कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तरावस्था हो जाएगी। यदि मैं सबसे निम्न कर दूं यानी सबसे निम्न या निम्नतम कर दूं तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी उत्तमावस्था हो जाएगी। अब जैसे लघु, लघु का क्या हो जाएगा, लघुत्तर और लघुत्तम, तो लघुत्तम हो जाएगा यानी तम प्रत्यय लग गया तो वहाँ पर हो जाएगी उत्तमावस्था। अगर लघुत्तर है यानी तर प्रत्यय हो जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगी उत्तरावस्था। उत्तरा उत्तमा, तर और तम से ही आप समझ जाएंगे, लेकिन तब आपको याद रखना है कि उत्तमावस्था को हम मध्यावस्था भी बोलते हैं और तुलनावस्था भी बोलते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। और इसे अच्छा है, अच्छा का आप कभी अच्छतम तुला बनाओगे नहीं ना, अच्छतम नहीं बनाओगे, इसलिए मैंने ये सबसे पद आपको बताया है और उत्तरावस्था में से पद बताया है। तो अच्छा का क्या हो जाएगा, से अच्छा, तो यहाँ पर उत्तरावस्था, और कह दूँ सबसे अच्छा तो यानी क्या हो जाएगी, उत्तमावस्था। और जैसे श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर भी हो जाएगा, से श्रेष्ठ भी हो जाएगा, और श्रेष्ठ का श्रेष्ठतम भी हो जाएगा और सबसे श्रेष्ठ भी हो जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि जो हमारी उत्तरावस्था होती है, जो हमारी उत्तरावस्था होती है, जो हमारी ये उत्तरावस्था होती है, ये कैसा होता है, अपादान कारक भी होता है। ये कौन सा होता है, अपादान। और जो उत्तमावस्था होती है ये क्या होती है, हमारी अधिकरण कारक होती है। यानी ये सभी किसके उदाहरण हैं, तत्पुरुष समास के भी उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, अपादान कारक और अधिकरण कारक, यानी ये किसके उदाहरण हैं, अपादान अधिकरण यानी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। कौन सा, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। यहाँ पर पेन थोड़ा डार्क कर लेते हैं। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में जानेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मूलावस्था के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उत्तरावस्था के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तमावस्था के बारे में, तो मैं विशेषण की अवस्थाएं तो सभी पढ़ चुका हूँ। और आशा करता हूँ कि विशेषण की अवस्थाएं आपको अच्छे से मालूम होंगी। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, और इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात मैं किसके बारे में करने वाला हूँ, उद्देश्य विशेषण के और विधेय विशेषण क्या होते हैं। बस यही हमारा आखिरी बचा हुआ है, बस इसको भी हम आसानी से पढ़ लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं और विधेय विशेषण हमारे क्या होते हैं। देखिए इसमें आपको याद रखना होगा कि जो वाक्य की दृष्टि से, वाक्य में जो स्थान की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा, थोड़े इटैलिक हो गए हैं, या तो आप यहाँ से थोड़ा जूम भी कर सकते हैं। इसको मैं आपके सामने थोड़ा जूम किए दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए, जैसे वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, वही तो बता रहा हूँ मैं कि वाक्य की में स्थान की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2। और वह कौन कौन से होते हैं, तो वही हमारे उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण होते हैं। अब जानते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कर्ता और प्लस कर्म और क्रिया। वाक्य हमारा किन चीज़ों से बनता है, हमारा कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया से ही बनता है। और जिसमें हमारा कर्ता क्या होता है, कर्ता हमारा उद्देश्य होता है, और जो कर्म और ये क्रिया होती हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये विधेय कहलाती हैं। अब आप कहोगे सर ये उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, उद्देश्य के बारे में।
उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कर्ता क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है। कर्ता क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहलाता है। और कर्म क्रिया और विधेय को कह सकते हैं कि उद्देश्य के संबंध में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। और विधेय में कौन कौन से होते हैं? कर्म और क्रिया। यानी हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रिया क्या कहलाती है? हमारी विधेय कहलाती है। ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विधेय की, सॉरी उद्देश्य की। उद्देश्य क्या है? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य। और जो विशेषण विशेष के ठीक पहले आए उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जो उद्देश्य जो दिया गया है नहीं, कर्ता, उद्देश्य माना क्या है? कर्ता। यदि कर्ता से पहले कोई शब्द दिया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा उद्देश्य विशेषण हो जाता है। यानी वहाँ पर क्या हो जाता है? विशेषण विशेष की संभावना प्रकट हो जाती है। तो वहाँ पर जो उद्देश्य से पहले आता है वह उद्देश्य विशेषण हो जाता है। जो विधेय से पहले आ जाता है वहाँ पर विधेय विशेषण हो जाता है, जिसकी हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स में। चलिए अब हम बात करने वाले हैं विधेय के बारे में। अब बात करते हैं कि विधेय विशेषण क्या होता है। तुम्हारा इसमें विधेय विशेषण क्या होता है? उद्देश्य के संबंध में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। और जो विशेषण विशेष के ठीक बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। बताया ना। और देखिए अब विधेय विशेषण क्या होता है? ठीक बाद में ही तो आएगा। सबसे पहले उद्देश्य, उद्देश्य से पहले क्या आता है? उद्देश्य से पहले ये बताया। उद्देश्य से पहले होता है उद्देश्य विशेषण। और विधेय से पहले होता है हमारा विधेय विशेषण। और उद्देश्य के बाद होता है हमारा विधेय विशेषण। तो वही तो इसमें दिया गया है, विशेषण विशेष के ठीक बाद आए उसे क्या बोलते हैं? हम विधेय विशेषण बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लाया हूँ। इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है? कर्ता को हम उद्देश्य बोलते हैं ना, तो कर्ता। तो उद्देश्य के सामने मैंने लिख दिया यहाँ पर कर्ता। उद्देश्य के सामने मैंने लिख दिया यहाँ पर कर्ता। जो उद्देश्य क्या होता है? जो कर्ता के बारे में बताता है। अब विधेय जो होता है वो क्या होता है? हमारा विधेय जो होता है वो कर्म और क्रिया के बारे में बताता है। और क्रिया को हम कुछ टाइम क्या लिख देते हैं? धातु। धातु से ही तो बनती है क्रिया। जैसे मैं आपको क्रिया चैप्टर में पढ़ा चुका। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप प्ले लिस्ट से हिंदी की मैंने सभी वीडियो डाल दी हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया की, तो आप प्ले लिस्ट से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्रिया को मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बहुत ही गहराई से पढ़ाया है। आप एक बार जाकर उस वीडियो को देखें। हालांकि आपको उसमें वॉइस से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप थोड़ा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वॉइस अच्छी दे सकूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर क्रिया को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसकी PDF भी टेलीग्राम लिंक में पड़ी हुई है, तो वहाँ पर हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने बिंदु पर। तो उद्देश्य क्या हमारा होता है? कर्ता। और विधेय क्या होता है? हमारा कर्ता प्लस क्रिया होती है, सॉरी कर्म प्लस क्रिया होती है। और कर्ता हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। और कर्ता के अंतर्गत क्या आते हैं? कर्ता के अंतर्गत तो आते हैं संज्ञा सर्वनाम। और संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं? कर्ता ही तो होते हैं। तो यहाँ से हम इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब एग्जाम्पल्स कह रहा है कि बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। तो इसके ज़रिए पता क्या है? बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण सब कुछ समझ में आ जाएगा। ना कोई परिभाषा रटने की ज़रूरत, ना कहीं कुछ, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल समझिएगा। उद्देश्य विशेषण को आप सिर्फ एग्जाम्पल के ज़रिए से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से, कोई परिभाषा की नहीं। हालांकि वो मैंने आपको नोट्स के ज़रिए आपको वो परिभाषा भी दी है, थोड़ी जानकारी उसकी भी रहना ज़रूरी है। नहीं तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के ही थ्रू आपको अच्छे से क्लियर करा सकता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर बुद्धिमान क्या है हमारा? खैर छोड़ो, बुद्धिमान को छोड़ो, पहले हम जानते हैं बालक के बारे में। बालक हमारा क्या है? इसमें कर्ता है। बालक क्या है? कर्ता है, यानी क्या है? संज्ञा है। तो बालक हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता। और कर्म क्या है इसमें? हमारा पुस्तक। पढ़ना क्या है हमारे? ये क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। ये देखो आपको दिया गया, पढ़ना क्रिया, पुस्तक हमारी क्या है? कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म है। तो बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। जब हमारा
बालक शब्द क्या है हमारा, कर्ता दिया गया है, और कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य। ये देखो आपको बताया गया है, कर्ता क्या होता है, उद्देश्य होता है। उद्देश्य की तो विशेषता बताता है कर्ता। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्ता उद्देश्य हो जाएगा। तो कर्ता ही है और उद्देश्य भी है। और मैंने आपको बताया है जो उद्देश्य विशेषण होता है वो कर्ता से पहले आता है, यानी उद्देश्य से पहले। जो उद्देश्य से पहले आ जाती है यानी वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। यानी इसमें उद्देश्य की क्या बताई जा रही है, विशेषता। जब उद्देश्य की विशेषता बताई जा रही है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उद्देश्य विशेषण। यानी बालक कैसा है, बुद्धिमान बालक है। बालक कैसा है, बुद्धिमान बालक है। तो वहाँ पर क्या हो रही है, उद्देश्य की विशेषता बताई जा रही है। जब कर्ता की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उद्देश्य विशेषण हो जाता है। अब बात करते हैं धार्मिक की। धार्मिक पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर पढ़ना क्या हो जाएगी, क्रिया, और पुस्तक क्या हमारी, कर्म। आपको बताया है कि जो कर्म और क्रिया होता है, ये देखिए कर्म और क्रिया क्या होती है, हमारी विधेय विशेषण होती है। तो यहाँ पर कर्म और क्रिया ये दोनों हमारी क्या हैं, हमारी दोनों विधेय हैं। क्या हमारी दोनों विधेय विशेषण है, सॉरी विधेय विशेषण नहीं, केवल और केवल विधेय है। जब पुस्तक की के बारे में बताया जाए, पुस्तक कैसी है, धार्मिक है। पुस्तक कैसी है, ये आपको दिया गया है, पुस्तक कैसी है, धार्मिक है। जब पुस्तक कैसी है, धार्मिक है, तो धार्मिक क्या हो जाएगा हमारा, विधेय विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, पुस्तक के बारे में बताया गया है। और जो कर्म और क्रिया ये दोनों हमारी क्या कहलाती हैं, विधेय कहलाती हैं। और जो विधेय इन दोनों की विशेषता बताता हुआ क्या हो जाता है, विधेय विशेषण। और ये किससे पहले आता है, ये विधेय से पहले आता है, और ये उद्देश्य के बाद में आता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा इस एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, तो बालक कैसा है, बुद्धिमान, पुस्तक कैसी है, धार्मिक, पढ़ना क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि आप हमारे वीडियो पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमको हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसका और है जिसके बारे में हम और बता दें आपको, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारा आखिरी पेज है, देखिए नोट, इसको आप याद रख लीजिए। ये आपके लिए रामबाण है। क्या है, रामबाण। उद्देश्य विशेषण और कर्ता उद्देश्य, इसको याद रखिए आप सबसे पहले। इससे आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। कर्ता उद्देश्य, कर्ता को क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। आपको प्रभाषा से में बता चुके हैं, कर्ता उद्देश्य। उद्देश्य से जो पहले आता है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य के बाद में आता है उसे क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण। जो पहले आ जाए उद्देश्य विशेषण, जो बाद में आता है उसे विधेय विशेषण। और विधेय विशेषण क्या होते हैं, कर्म प्लस क्रिया होती है। और उद्देश्य विशेषण और उद्देश्य क्या होता है हमारा, कर्ता होती है। और विधेय क्या होती है हमारी, कर्म प्लस क्रिया होती है। जैसे दो एग्जाम्पल्स दिए गए, चालाक बालक भाग गया, चालाक बालक भाग गया। तो हम बालक क्या हमारा, कर्ता है। तो जो कर्ता है तो क्या हो जाएगा, बालक उद्देश्य। तो बालक कैसा है, आप कहेंगे कि बालक जो है वो कैसा है, चालाक है। जब बालक चालाक है तो यानी क्या होगी, बालक की विशेषता बता देगी। जब बालक क्या उद्देश्य, उसकी क्या बता देगी, विशेषता। तो वहाँ पर उद्देश्य है तो क्या हो जाएगा, ये चालाक, चालाक हो जाएगा हमारा उद्देश्य विशेषण। और ये भागना क्या होगा, हमारी भागना, ये हमारी हो जाएगी क्रिया। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स हमारा दिया गया नंबर 2, मोहन होशियार है। मोहन होशियार है, तो मोहन हमारा क्या है, कर्ता है। क्या है हमारा, कर्ता। तो मोहन से पहले तो दिया नहीं गया कि मोहन कैसा है, तो बताया नहीं। यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता। तो कर्ता हमारा क्या है, उद्देश्य। मोहन कैसा है, मोहन होशियार है। तो यानी इसमें क्या बताएगी, कर्ता के बाद में आया है ना, तो यहाँ पर होशियार शब्द क्या हो जाएगा हमारा, विधेय विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विधेय विशेषण। यदि वाक्य दे देता कि, कह देता कि होशियार मोहन, होशियार मोहन, तो मोहन कैसा है, होशियार है। यानी मोहन की क्या बता दी कि विशेषता, वहाँ पर तब क्या हो जाता, तब वहाँ पर हो जाता आपका उद्देश्य विशेषण। यदि कर्ता के बाद में दिया जाए तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा विधेय विशेषण, और जो कर्ता से पहले आ जाए वह हमारी हो जाएगी उद्देश्य विशेषण, क्योंकि कर्ता ही हमारा क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। आशा करता हूँ कि आपको विशेषण बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको कुछ समझ में
ना आया हो जिस जगह पर, तो वहाँ पर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा विशेषण चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी यूपी एसआई की परीक्षा हो, तो हिंदी में इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको बहुत ही गहराई से पढ़ाया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप इसके नोट्स ज़रूर बना लेना। ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, नोट्स ज़रूर बना लेना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और अगला टॉपिक जो है वो ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो यदि आप हमारे वीडियो पर नए आए हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अपने सुझाव दें जिससे मैं थोड़ा और सुधार ला सकूं और आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार कर सकूं और जिससे मैं आपको बेहतर समझाने का प्रयास कर सकूं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो देखकर। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिले। अच्छा दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी हमारी। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।